हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाऊंगी। तो मार्च के महीने में कौन सी ऐसी न्यूज रही है जो आपके इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस महीने जो हमारा बजट है वो भी आया है और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसकी जो जो न्यूज है इंपॉर्टेंट वो मैं करवा दूंगी आज। इकोनॉमिक सर्वे अलग अलग से चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है, तो उसको हम लोग अपने हिमाचल जीके के कोर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारा हाईलाइट इस महीने का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल, जिसमें बात की गई है कि हमारी ना जीरो टॉलरेंस, हिमाचल की जीरो टॉलरेंस है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, चाहे वो आपका ड्रग मैनेस हो या फिर इलीगल माइनिंग। तो उसके ऊपर हम लोग ये यहाँ पर कुछ लॉज लेकर आए हैं, वो देखेंगे। फिर आ गया कि माइनिंग पॉलिसी में अमेंडमेंट करनी है, तो है क्या। सबसे पहले कुछ स्कीम्स हैं, सहारा स्कीम, मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना है, ये अभी वाले बजट में आई है। फिर हमारी समृद्ध हिमाचल 2045 का एक कॉन्फ्रेंस। फिर कुछ मेले आ गए हमारे पास, कानून विद्यालय है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग हिमाचल जी के पढ़ना चाहते हो तो अभी हिमाचल डे के दिन 15 अप्रैल के दिन मैं नया बैच शुरू करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग प्रीलिम, मेंस, आंसर राइटिंग टेस्ट सब कुछ करने वाले हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सहारा स्कीम। क्या है ये सहारा स्कीम? ऐसे लोग जो कि क्रॉनिकली इल हैं और बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम चलाई है, जिसमें हर महीने उनको 3,000 रुपए दिए जाते हैं किसी भी मेडिकल फिजिकल हेल्प के लिए, अगर वो चाहते हैं। तो बेसिकली इसमें है ना, हमने आर्टिकल 41 देखते हैं, 21 देखते हैं, इनके भी कुछ राइट्स हैं और जो हमारा स्टेट है उसके दायित्व हैं इनकी तरफ, तो वहां पर इस तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये जो हमारा सहारा स्कीम है ना, इसमें इंडल्ज होने के लिए या जो जो भी आपके पेशेंट हैं उनको इकलौती चीज करनी है कि एक सर्टिफिकेट CMO से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे सबमिट करवाने हैं और फिर उनको इसका लाभ मिलने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो करीब करीब 33,000 लोग इसके ऑलरेडी बेनिफिशियरी हैं। कुछ पेंडिंग एप्लीकेशंस भी हैं बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही वो पूरे होंगे तो डेफिनेटली इनको भी इसके लाभ जो है वो मिलने लगेगा। अगेन इसको कंटिन्यू किया गया, जो दोनों गवर्नमेंट है वो इस पे खुश थी। फिर अगली हमारी स्कीम है मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना। तो ये क्या है? ये होते हैं सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट यानी कि बहुत सारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। जैसे पीछे हमने देखा कि कुछ जो है दिव्यांग लोग हैं, फिर हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, फिर ST SC OBC होते हैं, है ना। आपके सोशल इश्यूज का पार्ट रहता है ये GS1 में। तो बस उसमें इनमें से एक है सीनियर सिटीजन जिनको प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना शुरू की जाएगी। इसका मेंशन अभी बजट में किया गया है। आने वाले टाइम में क्या करेंगे वो देखने वाली बात है कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की जाएगी। तो जब न्यूज़पेपर आप आने वाले दिनों में पढ़ते रहेंगे तो इसका बार बार जिक्र होगा, तो इसको याद रखना है। फिर हम लोग आगे जी एनरोलमेंट इशू का, कि पिछले टाइम से हम बहुत सी ऐसी न्यूज देख रहे हैं जिसमें बात की जा रही है कि एनरोलमेंट रेशो कम हो रहा है। यानी कि अगर हम पिछले कुछ 10 साल का डेटा देखते हैं तो 10 साल में जो एनरोलमेंट रेशो है वो 50% डाउन गया है। यानी कि अगर 10 साल पहले 100 बच्चे स्कूल जाया करते थे तो अभी उसमें से 50 ही जा रहे हैं। अब एक तो है कि ये वरीसम है, चलो ठीक है, एनरोलमेंट रेशो कम हो रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज जो आती है वो है पॉपुलेशन। अभी अगर इसमें हम लोग देखें कि आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक अपने जीवन काल में महिला जो है कितने बच्चों को जन्म देती है, वो क्या है, वो कम हो गया है। पिछले जमाने में बहुत सारे बच्चे होते थे, अभी जो है कंपैरिजन में कम हो गए। तो क्या हुआ, स्कूल का ऑब्वियसली स्कूल का एनरोलमेंट रेशियो जो है वो भी कम होगा। तो यहाँ पे इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि अगर 2003 वाले टाइम में देखें तो 9.71 लाख था, अभी जो है करीब 4.3 लाख के पास में हमें एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान रख सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, वो ठीक हुआ है, जिसको हम लोग टीचर और आपका स्टूडेंट रेशो कहते हैं। वो पहले था 1:22, 1:22, अभी जो है वो 1:11 हो गया है। सो विच इज अगेन अ गुड थिंग। ट्राइबल एरिया में ये और भी कम है, तो आपका जो एनरोलमेंट रेशो है इसमें हम लोग ये इशू देख रहे हैं।
अब डेफिनेटली आपको इश्यूज तो पता होने ही चाहिए कि क्यों हो रहा है। इसमें जो है कोविड एक बहुत बड़ा रीजन था। जब भी कोविड आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को जो है स्कूल से हटा दिया थोड़े टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वापस से जब हम वापस से उनको स्कूल में डालने लगे तो उसमें टाइम लग गया। तो क्या है, इस तरीके का डिप हम लोग देखते हैं। ये आपने एसर की रिपोर्ट पढ़नी है, उसमें भी लिखा है साफ साफ, रूरल इंडिया पे ही थी वो, कि किस तरीके से जो है अगेन बच्चों को एनरोल किया जा रहा है, धीरे धीरे करके वापस से एनरोलमेंट रेशो बढ़ने लगा है। तो ये है। बाकी जो ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन इसी तरीके से काम करती है। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे डेथ रेट बहुत कम हो गया, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, दवाइयां आ गई तो लोग मरने कम हो गए। फिर क्या हुआ, हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया जो है बहुत बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो वो जो है अगेन अब धीरे धीरे लोग जो है आगे कम बच्चे कर रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेशो कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग को ये सारे जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। यूनेस्को के साथ में मिलकर हिमाचल प्रदेश एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाने वाला है। प्रोग्राम क्या, कुछ गोल्स रखे गए हैं। सबसे पहला जहां से हम गोल डिराइव करते हैं वो है हमारे सस्टेनेबल गोल्स, और जिसमें चौथा गोल आपका बोलता है कि सबके पास में इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, है ना। तो यूनेस्को भी जो है अभी अपना इम्पार्ट यहाँ पर करेगा, जो भी छोटा सा एक पार्ट है हिमाचल प्रदेश में, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अभी ना फंक्शनल एजुकेशन की बात की जाती है, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे के बोर्ड में बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लाइक मतलब आ रहे हैं वो भी आने चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, बच्चे में और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो कि आने वाले टाइम में उसको एक अच्छा नागरिक भी बनाएंगे, और इकोनॉमी में वो भी जो है वहां पर कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा किसी ना किसी तरीके से। अब ऐसा ना हो कि उसके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उसमें बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं है, जैसे बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है, या ऐसे जो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। तो यूनेस्को भी उसी के ऊपर अभी फोकस करेगा। इसके लिए अगेन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है, उसमें हमने ये बड़े बड़े गोल्स रखे हैं कि हमें ये पूरे करने हैं, धीरे धीरे हम लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह है कि हमने अपने स्कूल्स बनाने हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब जैसे मैं आप लोग को स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ, तो क्या है कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कूल्स में भी डिजिटल पहुंच जाए, तो जो हमारे एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, वहां तक इट्स वेरी नेसेसरी। और जैसे इंटरनेट के बिना पढ़ाना जो है वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास में जो फ्यूचर के लिए रेडी होने वाली एजुकेशन है वो जरूरी है, जिसमें यूनेस्को हमारी हेल्प करेगा। फिर आ जाते जी हम लोग आगे, ये है मेरे शहर के 100 रत्न। तो हर बार देखते हैं आप लोग जी, पिछली बार भी ये आई थी, जो क्रैक एकेडमी है उसके साथ में मिलके जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 बच्चों को ये किसी भी तरीके की अगर वो कोचिंग लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसमें उनको कॉम्पनसेशन या स्कॉलरशिप दी जाती है। अब स्कॉलरशिप जो है वो टोटल 75% का कंसेशन भी हो सकता है, और जो आपका 50% का कंसेशन है वो भी हो सकता है। वो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अगेन जो क्राइटेरिया है वो रखे गए हैं। ठीक है, तो ये बस इतना सा याद रखेंगे। 100 शहर के मेरे शहर के 100 रत्न जो हैं किस बारे में है, स्कॉलरशिप के बारे में है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि बच्चों को दी जाती है। चलो नेक्स्ट आ गया समृद्ध हिमाचल 2045। टफ सा वर्ड है ये, कोलॉक्यूम। बेसिकली इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुई, कहां पर हुई, तो वो हुई मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिमला। यहाँ पे जो है बड़े सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है। अब बेसिकली कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है पूरे समाज की, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। इश्यूज क्या क्या है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर हमें उसे 2045 तक आते आते डेवलप करना है तो क्या है। सबसे पहले एनवायरमेंटल है। हिमाचल प्रदेश एक एनवायरमेंटल स्टेट है, यहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है, लिटरिंग होती है, और जो है हमें आपके डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। 2003 में हमने फ्लड्स देखे, अभी 2024 में हमने क्या है बारिशें ही नहीं देखी। तो ऐसे करके ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। फिर हमारे डेमोग्राफिक इश्यूज आ जाते हैं। डेमोग्राफिक इश्यूज क्या है जी, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हुआ, जो यंग जनरेशन है वो नशे में पड़ी हुई है। तो ये क्या है, ये डेमोग्राफिक हो गए। और सोशल चैलेंजेस भी अगेन, जैसे साइबर क्राइम, वही आपका ड्रग मैनेस है, वो सारे इश्यूज यहाँ पर देखते हैं। अब इससे क्या है,
अगेन डेफिनेटली वो जो हम विकास की बात कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन सबको एक एक करके मैनेज करना है। ये मैंने कुछ इश्यूज यहाँ पर गिने हैं, उन्हीं सब की बात ये जो आपका समृद्ध हिमाचल है 2045 इसमें बात की गई। और क्या है जी, और क्या है, आपका अंडर नरिशमेंट है, डिक्लाइनिंग टीएफआर, इंक्रीजिंग ड्रग अब्यूज। फिर आपका अगर हम लोग वही एनवायरमेंटल आगे ना कि 1994 से अगर आज तक देखें तो 50% जो ग्लेशियल हमारी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर चुके हैं। तो ये भी हमारे पास में इश्यूज हैं। अगेन डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं या आपके एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, वो सारे के सारे आए, उन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। फिर आगे जाते हैं जी हम लोग आगे, नलवाड़ी फेयर। ये आपका मेला है, दो जगह होता है देखो नलवाड़ी, एक आपका बिलासपुर में मनाया जाता है और दूसरा होता है मंडी में। तो दोनों के ही मैं अभी करवा रही हूँ, दोनों के याद रखने हैं। जो बिलासपुर वाला है वो बहुत पहले शुरू हो गया था, वो हुआ था आपका 1889 में शुरू, और इसको शुरू करने वाले थे डब्ल्यू गोल्डस्टीन। इसको शुरू किया गया था जैसे आपका ट्रेड फेयर होता है कि वहां पे सब लोग अपने पशु लेके आया करते थे, जानवर लेके आते थे, भैंसे गाय भैंसे लेकर आते थे, और उनका जो एक्सचेंज है वो आपका लूनू ग्राउंड है गोविंद सागर लेक के साथ में, वहां पे ये हुआ करता था। फिर धीरे धीरे करके अगेन आगे बढ़ गए। फिर मेले जो हैं उनका एक ही मोटिव होता है, वो उनमें कल्चरल फेस्ट जो हैं वो बन जाते हैं वो। तो अभी अगर हम लोग केले मेले का अस्तित्व देखते हैं तो यही है कि वहां पर अगेन वो जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, वो एक कल्चरल जो यूनिटी है वो लेकर आता है, कम्युनल यूनिटी लेकर आता है, और डेफिनेटली वो थोड़े कुछ जो पैसे हैं वो भी लेकर आता है। तो अगेन यही सारी चीजें हमें यहाँ पर नलवाड़ी के मेले में मिली। फिर जो है नलवाड़ी का मेला एक और कहाँ पर है, तो सुंदरनगर में, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। और फिर अगेन वहां पर बहुत सारे और भी फंक्शन थे साथ में रखे हुए, जैसे रेसलिंग दंगल था रखा हुआ जहाँ पे कुश्ती वगैरह होती है ना, तो कुश्ती थी, रेसलिंग थी। फिर वहां पर जो जो जीते उनको कुछ ना कुछ अवार्ड जो हैं वो दिए गए। एक और मेला है कनियारा, तो हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, खनियारा है, धर्मशाला में होता है। और क्या है, अगेन वही सारी चीजें, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चरल सोशल ट्रेड जो है वो भी होता है। और क्या है, हमारा जितना भी देवी देवता हैं हमारे, उनको भी पूजा जाता है। तो इस फेस्टिवल में स्पेसिफिक जो आपके इंद्रू नाग देवता हैं उनको वहां पर उनकी पूजा की गई, स्पेशली जिनको हम पूजते हैं ताकि बारिश हो। तो वो है वहां पर जैसे झंडा चढ़ाया गया, हवन यज्ञ हुआ, और जो है छड़ी लेकर वहां पर गए। तो अगेन थोड़ा सा बस इतना सा याद रखेंगे कि धर्मशाला में होता है। अदरवाइज जितने भी मेले हैं उनके फीचर आपको पता ही है। 4 नंबर के क्वेश्चन मेंस में आने अभी बंद हो गए हैं, तो हमारे पास में 8 और आपके 12 के बचे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते कि छोटा सा कुछ भी पूछ लेंगे। नेक्स्ट आ गए हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उन्होंने कंपटीशन में एक पार्ट लिया विच इज कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंपटीशन। और इसमें जो है वो नॉर्थ में फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं, जिसमें आपके बहुत सारे और लोग भी पार्ट ले रहे थे। टोटल इसमें 7 आपके स्टेट के डिजास्टर ये रिस्पांस फोर्सेस थे, उसमें से 7 थे जिसमें से फर्स्ट आया हिमाचल, सेकंड जो है वो उत्तराखंड आया, और थर्ड आया दिल्ली। तो अगेन इससे ये भी पता चलता है कि हमारे जो स्टेट डिजास्टर की रिस्पांस फोर्स है वो इक्विप्ड है एंड दे कैन डू वेल। चलो नेक्स्ट आ गया स्टीविया प्रोसेसिंग यूनिट। स्टीविया क्या होता है जी, तो मीठे मीठे पत्ते होते हैं आसान भाषा में। इस ये हमारे ना एग्रीकल्चर या आप जब हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं उनके लिए बड़े अच्छे होते हैं ऐसे टॉपिक्स। अब बेसिकली हमारा जो CSIR है, वहां पर जो CSIR DSIR के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल वो घूमने के लिए आए थे। तो 2-3 दिन वो घूमे, उसके बाद उन्होंने ये ऑफर किया कि एक ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, स्टीविया का प्रोसेसिंग यूनिट लगा लो आप ऊना में। तो वो हम लोगों ने लगाया। अब है क्या, ये नेचुरल लो कैलोरी स्वीटनर है। अगर आपने शुगर फ्री देखे होंगे कभी भी ऐसे दादी के दादा के, तो उसके ऊपर बना होता है जी कि ये इसमें स्टीविया है, या कई लोग ने लगाया होता तुलसी के साथ में कि ये मीठा पत्ता है। तो ये नेचुरल स्वीटनर यहाँ पे होता है। अब इससे होगा क्या, ये बेसिकली आता है आपके अरोमा मिशन के थर्ड फेज में। अरोमा जिससे भी खुशबू आती है, या फिर वैसे बोलने के लिए कि जिसमें से खुशबू आती है, अदरवाइज इसको काट देते हैं जहां से मैंने बोला कि अरोमा है ना।
इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोकल फार्मर्स हैं वो स्टीविया उगा सकते हैं, एंड अगेन यहाँ पे उनके पास में प्रोसेसिंग यूनिट भी है, तो प्रोसेस प्रोडक्ट आगे जा सकता है। फिर आ गई हमारी न्यूज कानून विद्यालय। कानून विद्यालय जो है वो बात कर रहा है कि लोगों के पास में बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए लीगल इश्यूज के रिगार्डिंग। तो कि ये एक कैंपेन है, बस इतना ही याद रखेंगे, ये कैंपेन है जिससे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है बहुत सारी चीजों के बारे में, चाहे वो साइबर क्राइम है, सोशल मीडिया सिक्योरिटी है, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन है, इन सब के बारे में। तो ये जो है इसी की बात करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि सीएम साहब जो है उन्होंने बोला कि जो हमारी माइनिंग पॉलिसी है उसमें हमें कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, उसमें कुछ लूप होल्स है। अब माइनिंग पॉलिसी जो है कहती क्या है, वो बेसिकली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। इसमें ये बात करें कि हमें ना अपने रिसोर्सेज को यूज भी करना है और उससे रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो कई जगह हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, लोग मना कर देते हैं कि यहाँ पे ज्यादा क्या है माइनिंग जो है वो नहीं करनी है। वैसे भी हिमाचल में जो माइनिंग है वो है इलीगल। लीगल तब होती है वो जब आप सरकार से हर एक चीज के लिए परमिट लेते हैं, ये एरिया है कहाँ पे कौन सी मशीन लगने वाली है, तो हर एक चीज के लिए आपको जो है अगेन सर्टिफिकेट्स चाहिए। अब क्या है, हिमाचल में है जी बहुत सारे इस तरीके से मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, स्पेशली जैसे आप देखोगे बिलासपुर आ गया, यहाँ पर भी आपके वो सीमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हमारे पास में लाइमस्टोन है, बजरी हो गया, शेल है। शेल तो चलो तो फिर भी थोड़ी सी है, पर फिर सैंड स्टोन, बजरी, ये सारे के सारे यूज होते हैं। बट हिमाचल है अब इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया, तो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया को जब छेड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसी के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर साइंटिफिक माइनिंग की जाए अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। तो ये जो नई वाली माइनिंग पॉलिसी आई या मिनरल पॉलिसी आई, इसने बात की कि किस तरीके से हमने एक्सप्लॉइट भी करना है अपने रिसोर्सेज को, उनका फायदा भी उठाना है, लेकिन सस्टेनेबली, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी बच सके, हमारा जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो भी खराब ना हो और हम लोग को जो है फायदा भी हो जाए। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें सुंदर सुंदर लिखी गई हैं, लेकिन अगेन ये आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। जब भी स्पेशली मेंस के लिए पढ़ते हैं तो सारी की सारी हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो पढ़नी होती है। हमारे पास ड्रोन पॉलिसी है, माइनिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हाइड्रो पावर पॉलिसी, वो सारे बच्चे मेंस वाले जो हैं लिस्ट बनाते हैं, एक सारा एक एक करके पढ़ना होता है। चलो जी, नेक्स्ट आ गया आपका बिहार डे सेलिब्रेशन। अब बिहार डे हम हिमाचल में क्यों मना रहे हैं जी? क्योंकि हमारे पास में है बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया। एक तो बेल्ट ये आ गई, इसके साथ में भी आपके परमाणु का एरिया हो गया, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब हम जब लोग अगेन सोशल इश्यूज पढ़ते तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जो आपके अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अपॉर्चुनिटी की तलाश में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। अब क्या है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो कि बिहार की रहती है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। अब ये क्या करते हैं कि आते हैं, कुछ स्लम्स में भी रहते हैं, वॉयलेंस भी होती है। जब हमने वॉयलेंस देखी थी, अलग अलग इंडेक्स देखे थे, तो सोलन के बीबीएन बेल्ट में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखने को मिले। तो क्या है, इनके बीच में भी यूनिटी बना के रखनी पड़ती है, इन माइग्रेंट्स को भी मैनेज करना पड़ता है। तो अगेन इसके लिए जो है हम इस तरीके के इवेंट करते हैं कि हमने क्या किया, हमने बिहार डे मनाया। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हमने वी आर लाइक इन्वॉल्व विद देम, और जो है उनको सेलिब्रेट किया गया बेसिकली कि आपके यहाँ पे होने से अगेन उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा। इसमें जो बीजेपी के एमएलए हैं मनोज तिवारी, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने डिफरेंट आपकी स्कीम्स की भी बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि अब क्या है, जो वर्किंग क्लास है उसमें आपकी एजुकेशन तो होती नहीं है, उसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं होती है, तो क्या है वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होती है। तो बेसिक सी चीजें अभी उनको एम्पावर करने की जरूरत है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन्स है, हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो इन सारी चीजों के ऊपर बात की गई। बट अगेन माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे रहती है। बिहार का होता कब है ये एग्जैक्टली, तो ये आपका 22 कहाँ लिखा है, 22 मार्च को जो ये आ गया आपका 22 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है। लास्ट है जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हम लेकर आए हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें वही बात की गई है कि हमारी ना कोई टॉलरेंस नहीं है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके। तो इसमें प्रोविजन ऐसे डाल दिए गए हैं कि अगर किसी के पास में भी थोड़ा सा भी आपके नशीले पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी यहाँ पर क्या दी जाए, सजा दी जाए।
जैसे कि ये हैं आपके सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर आप इसका पार्ट भी रहे हैं किसी भी तरीके से तो भी इसमें पनिश किया जाता है। सबसे पहले है ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, साइबर टेररिज्म है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, हैजार्डस वेस्ट। ऐसा नहीं है कि अभी इनके ऊपर काम नहीं किया जाता था इसके आने से पहले, बट अब क्या है, अब जीरो टॉलरेंस होगी तो स्ट्रिक्ट एक्शन जल्दी लिए जाएंगे। जैसे कि अगर किसी भी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी की वजह से, तो उस इंसान को जो है डेथ पेनल्टी हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। फिर हम लोग इसमें ये देखते हैं कि अगर अटेम्प्ट किया जाता है कंस्पायर, आप किसी भी तरीके से हिस्सा है ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो भी 1 साल की सजा होगी और जो है फाइन लग सकता है 20,000 से 5 लाख रुपए का। तो अगेन जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, इस तरीके कुछ प्रावधान जो है वो बनाए गए हैं। फिर क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जा सकती है, और क्या किया जा सकता है जी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसमें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। चाहे आप जो हैं थोड़े स्पेशली, अब क्या है हिमाचल में ना, जब हम लोग मेंस भी पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 2-3 ही मेजर इशू मिलते हैं। एक जो है आपका साइबर क्राइम है, दूसरा है इलीगल माइनिंग, और तीसरा है ड्रग अब्यूज। वो जो पहले हिमाचल उड़ता हुआ पंजाब था, वो उड़ता हुआ हिमाचल हो गया। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट तरीके से कोशिश कर रही है इस ड्रग मैनेस को कम करने के लिए, तो ये भी उसी की डायरेक्शन में है। अगेन जब हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो कंट्रोल में हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, पुश पुल फैक्टर्स पढ़ते हैं, तो ये एक टेक्निक है मैनेज करने की, तो जिसमें से इसको यूज किया जा रहा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यूज रहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ये मेरा ट्विटर पेज है, यू कैन फॉलो मी, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।